हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखे हैं। ठीक, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के क्लास 3 लेकर आया हूँ। ठीक, इसमें क्लास 3 आप लोगों का ये है और चैप्टर 1 का क्लास 1 और क्लास 2 अब तक मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। तो जो लोग देख लिए हैं वो लोग उसके आगे देखें क्लास 3, और जो लोग अभी तक नहीं देखे वो लोग जाके देख लीजिए। और पहली बार जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। हम लोगों को शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है और उसकी विशेषताएं, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा तथा पत्राचार में अंतर, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता। इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो जो लोग अभी अपना कोई नोटबुक नहीं बनाए हैं तो वो लोग अपना नोटबुक बना लीजिए, और जो लोग बनाए हैं वो अपने नोटबुक को साथ में रख लें और एक पेन रख लें। ठीक, एक पेन रख लें और वो लोग नोट करते चलें, और वीडियो को रोक कर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, ठीक, शिक्षा के उद्देश्य अब इसके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य के दो प्रकार हैं? कौन से? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। लेकिन शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से? आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य और आत्मानुभूति का उद्देश्य। और वहीं पर शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप और सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। तो आइए इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और इनके रूपों के बारे में जानेंगे, और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य और इनके रूपों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक, शिक्षा के उद्देश्य मानव जीवन में, यानी मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम अभी डीएलएड में हैं, ठीक, तो इसका कोई उद्देश्य होगा ना कि हमको टीचर बनना है, इसलिए हम आज डीएलएड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वो उद्देश्य नहीं रहेगा तो आप लोग अपनी तैयारी को भी सही नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को जब कोई उद्देश्य ही नहीं है, बिना उद्देश्य का आप लोग अगर पढ़ेंगे या कोई काम करेंगे तो अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ठीक, यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी अगर आपका उद्देश्य है कि हम टीचर बनेंगे तो आप ज़रूर बनेंगे। ठीक, जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। यानी आप लोग जैसे जैसे अपनी तैयारी को करते जाएंगे आप लोगों को नॉलेज बढ़ता जाएगा। ठीक, उसमें अंतर आता जाता है। ठीक, अंत में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस लक्ष्य प्राप्त करने को ही हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक, शिक्षा का उद्देश्य यही है। आगे देखिए, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य अब इसके भी दो रूप हैं, ऊपर मैं आपको बता दिया था। ठीक, कौन कौन से? आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य और आत्मानुभूति का उद्देश्य। अब आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है और आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या है, इनको भी जान लेते हैं। आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य जो शिक्षा शास्त्री व्यक्तित्व विकास को
अतिवादी रूप में मानते हैं, उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है कि वे आत्म प्रकाशन पर विशेष बल देते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा भी कार्य या व्यवहार कर सकता है, भले ही उसकी दूसरों को हानि हो। ठीक। मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि आत्म प्रकाशन से व्यक्ति का मस्तिष्क रोग मुक्त हो जाता है और उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। इस दृष्टिकोण से आत्म प्रकाशन का उद्देश्य भले ही ठीक मान लिया जाए, पर इससे पार्श्विक प्रवृत्तियों का विकास होता है। ठीक। यदि सब व्यक्तियों को अपनी मूल प्रवृत्तियों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। अब उसके आगे क्या है? आत्मानुभूति क्या है? इसके उद्देश्य जो है, आत्मानुभूति के उद्देश्य तात्पर्य है आत्मा की अनुभूति, अर्थात अपने स्व को विश्व में स्व के साथ एकाकार कर लेना। आत्मवत सर्वभूतेषु की अनुभूति करना। जब व्यक्ति में ऐसी अनुभूति का विकास हो जाता है, तब व्यक्ति किसी का भी बुरा करने की बात नहीं सोचता। यदि कोई कष्ट में है या किसी पर कोई भारी दुख आन पड़ा है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उस व्यक्ति के कष्ट, दुख और परेशानी की अनुभूति उतनी ही मात्रा में है, उतनी ही गहराई में वह व्यक्ति कर लेता है जिसको आत्मानुभूति हो चुकी है। ठीक। एडम्स का कथन है, एडम्स क्या कहते हैं? आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता है। इस प्रकार आत्मानुभूति के उद्देश्य से समाज और सामाजिक वातावरण के महत्व को स्वीकार किया जाता है। यह उद्देश्य शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। यदि विश्व में सभी को आत्मानुभूति हो जाए तो सर्वत्र शांति की स्थापना हो जाएगी। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए क्या है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, जो दूसरा वाला आप लोगों को दिखाया। ठीक, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के दो रूप बताए गए हैं, ऊपर मैं आप लोगों को अभी दिखाया हूँ। ठीक, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के दो रूप हैं। कौन कौन से? सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप। अब सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप क्या है, सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप क्या है, आइए देख लेते हैं। सामाजिक उद्देश्य का उग्र रूप, इसके अनुसार व्यक्ति को अपेक्षा समाज राज्य अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति समाज अथवा राज्य के लिए है, समाज अथवा राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अतः अपने प्राणों को उत्सर्ग करके भी अपने समाज अथवा राज्य को शक्तिशाली और महान बनाने की भावना का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। राज्य बालकों में जैसी भावना का विकास करना चाहे उसे वैसा करने का अधिकार होना चाहिए। इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति को मिटाकर समाज अथवा राज्य का उन्नयन करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, और सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप क्या है? इसके अनुसार व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक, और वह अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को योग्य और आदर्श नागरिक बनाना होना चाहिए, जिससे वह अपनी योग्यता के अनुसार समाज तथा राष्ट्र की भलाई कर सके। ठीक, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का यह रूप अधिक व्यापक, उदार और लचीला है। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी होता है और समाज तथा राष्ट्र का हित भी होता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया? तो दोनों चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। आगे अब देखिए क्या है प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ, यानी प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। मानव शिशु जो बच्चा है वह गर्भकाल 9 माह का होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, वो गर्भकाल 9 माह का होता है। हम इसे साधारणतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भाग को हम 0 से 3 माह का होता है। ठीक, जिसमें गर्भावस्था शिशु की मूलभूत अंगों का विकास होता है, यानी जो उसके अंग हैं उनका निर्माण होता है 0 से 3 महीने के बीच में। ठीक, इसके उपरांत द्वितीय भाग ये 3 से 6 माह तक
चलता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है, जैसे मस्तिष्क, आँख, इन सब चीज़ों का विकास करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों का विकास करता है। इसके उपरांत गर्भस्थ शिशु का तृतीय काल आता है। तृतीय काल आरंभ होता है जो 6 से 9 माह तक चलता है। इस समय गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भ में विभिन्न क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। ठीक, इस समय वह अपनी माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। अल्ट्रासाउंड जब कोई कराने जाता है तो उसकी ध्वनि भी सुनने लगता है तथा माँ के माध्यम से वो विभिन्न गंध, रस तथा ध्वनि का ज्ञान प्राप्त करना सीखना आरंभ कर देता है। सही रूप से मानव शिशु के गर्भ का यही तृतीय काल उसकी शिक्षा का आरंभ काल है। ठीक, अथवा प्रारंभिक काल होता है। साधारण शब्दों में कहा जाओ, मानव शिशु इसी काल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्या करता है, आरंभ कर देता है। आगे देखिए क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार। अब देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सामान्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और प्रासंगिक प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर शिक्षा, यानी नॉन फॉर्मल। ठीक, औपचारिक शिक्षा क्या है, इसको देख लेते हैं। सरल शब्दों में अनुभव देने, संस्कार करने तथा समझबूझकर नियमित ढंग तथा नियोजित रूप से शिक्षा देने वाली संस्थाओं को औपचारिक शिक्षा संस्थाएं कहते हैं। औपचारिक शिक्षा संस्थाएं एक निश्चित उद्देश्य, सुसंगठित तथा सुनियोजित ढंग से शिक्षा देने का कार्य करती हैं। इनका संगठन समाज करता और इन्हें योजनापूर्ण ढंग से संचालित करता है। समाज अपने सदस्यों की शिक्षा के लिए विद्यालय का निर्माण करता है, जहां शिक्षा का कार्य सुविचारित ढंग से चलता है। ठीक, जैसे आपका विद्यालय। समाज के विचारशील व्यक्ति नई पीढ़ी को वांछित दिशा में ले जाने के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा उन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए योजना बनाई जाती है। योजना अनुसार छात्रों तथा शिक्षकों की भूमिका निश्चित कर दी जाती है, जिसके अनुसार उनके बीच परस्पर क्रियाएं चलती है। जैसे आप लोगों की लक्ष्य के लिए आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। विद्यालय की एक आचार संहिता होती है जो विद्यालय की विभिन्न इकाइयों को संगठित करती रहती हैं। इस वर्ग में सब प्रकार की शिक्षा संस्थाएं का समावेश होता है। शिशु मंदिर से लेकर विश्वविद्यालय तक इस श्रेणी में आते हैं। किसमें? औपचारिक में। ठीक, आगे देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है। जिन स्थानों में अनुभव देने तथा संस्कार डालने का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, इन संस्थाओं में शिक्षा का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता और न निश्चित शिक्षण पद्धति होती है, परंतु यह कार्य अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है और विभिन्न अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इन्हें अनौपचारिक साधन कहते हैं। अनौपचारिक साधनों को अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जो बालक पर अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डालती हैं, इसलिए इन्हें साधनों को अप्रत्यक्ष साधन भी कहा जाता है। इन साधनों को प्रायः शिक्षा के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन साधनों को कार्य करने का समय भी निश्चित नहीं होता। ये क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक, आगे देखिए क्या है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। इसमें अंतर क्या क्या है? औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शी तथा आवश्यकताओं का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। ठीक, और आगे जो है आप लोगों का ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक, इसको छोड़ दीजिए। आगे है औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। अब आगे देखिए कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के उपरोक्त अंतर से यह स्पष्ट है कि दोनों ही शिक्षा एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए भी अत्यधिक निकट हैं।
एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है। अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, औपचारिक साधनों के गुण, यानी औपचारिक शिक्षा के साधनों के गुण। औपचारिक शिक्षा के साधनों द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। इस प्रकार इन साधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके द्वारा मानव समाज के उन अनुभवों तथा गुणों को निश्चित समय में प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य साधनों के द्वारा असंभव है। अब आइए देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या है? आज का युग भौतिक युग, उन्नत उच्च लोकतंत्र तथा मानवतावाद का युग है। ठीक, मानव शिक्षा के माध्यम से नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, किंतु समय के साथ साथ औपचारिक अथवा सैद्धांतिक शिक्षा वर्तमान की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रही है, क्योंकि यह शिक्षा को सर्व सुलभ तथा सर्व उपयोगी रूप देने में असमर्थ है। अतः शिक्षा की इस सीमा का विस्तार करने के लिए अनेक साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से दूरस्थ शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, यानी दूरस्थ शिक्षा को जानने से पहले उसका अर्थ भी समझना जरूरी कि आखिर दूरस्थ शिक्षा है क्या। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी कक्षा में दूर विभिन्न आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों से स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक, विद्यार्थी की यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार परक होती है। यहाँ विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन के लिए स्वतंत्र होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक उच्चता, आय वृद्धि तथा बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। ठीक, दूरस्थ शिक्षा अधिगम तथा इसका स्वरूप। दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा न तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और न ही प्रत्यक्ष रूप से एक अधिगम दूसरे का अधिगम है। वस्तुतः दूरस्थ शिक्षा अनेक प्रारूपों में अन्य से साम्यता रखती है। दूरस्थ शिक्षा के अन्य निम्न घटक हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा यानी मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार। अब ये क्या है, आइए जान लेते हैं। मुक्त अधिगम क्या है, मुक्त शिक्षा क्या है, पत्राचार शिक्षा क्या है। तो मुक्त अधिगम, मुख्य रूप से मुक्त अधिगम दूरस्थ शिक्षा से साम्यता आवश्यक रखता है, किंतु इसका पृथक अस्तित्व है। सामान्य शब्दों में मुक्त अधिगम मानव मस्तिष्क की एक अवस्था है। मुक्त शिक्षा अधिगम पाठ्यक्रम तथा अधिगम अवयव के चयन तथा नियंत्रण में जहाँ तक संभव हो सके छात्रों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब मुक्त शिक्षा क्या है? मुक्त शिक्षा सामान्य रूप में मुक्त शिक्षा मुक्तता से संप्रत्यय पर आधारित है। इसका अर्थ है कि मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है। यह ज्ञात रहे कि पत्राचार शिक्षा संस्थानों तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का मुक्त शिक्षा संस्थान होना आवश्यक नहीं है। ये संस्थाएं मुक्त शिक्षा की संस्थाएं भी हो सकती हैं। ठीक, अथवा नहीं भी अथवा कुछ भी सीमा तक हो सकती है। इसी प्रकार परंपरागत शिक्षण संस्थाएं भी कुछ सीमा तक मुक्त शिक्षा प्रदान करने वाली हो सकती है। और आगे जो है पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है तथा अनुसरणीय शिक्षात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। आगे क्या पढ़ना है? विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या है? दूरस्थ शिक्षा एक अंतर्गत व्यक्तिगत यानी प्राइवेट छात्रों तथा शिक्षकों को मध्य भिन्नता को अपनाने के लिए अनुदेशन प्रणाली को संरक्षण देने तथा बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। और दूसरी विशेषता क्या है?
इसके अंतर्गत अनुदेशन प्रणाली को माध्यम तथा संचार का मिश्रण करके जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्येक विषय अथवा विषय की इकाई को अधिक प्रभावशाली रूप से पढ़ाया जा सके। ठीक। और दूरस्थ शिक्षा तीसरा क्या है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली छात्रों को समान अवसर तथा चयन की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। इससे विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व की संभावना जागृत होती है। ठीक। और चौथा क्या है? चौथी विशेषता क्या है? इस अनुदेशन में सामग्री के अध्ययन का उत्तरदायित्व छात्रों पर हो अधिक मात्रा में होता है। ठीक। और पांचवा क्या है? अनुदेशन प्रणाली को छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, छात्रों के अध्ययन के स्थान, उनके अध्ययन की दर, उनके अध्ययन की विधि एवं उनके अध्ययन के क्रम पर बाधाएं उत्पन्न नहीं करती। यह हैं विशेषताएं। ठीक। अब उसके बाद आती है आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्या है? दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता शिक्षा को वर्तमान समय के भौतिकवादी युग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक तत्व बना दिया है। व्यक्ति यदि अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में निरक्षर ही हो रहा है तो प्रौढ़ अवस्था में अध्ययन कर सकता है, तथा यदि किसी व्यक्ति ने अपनी औपचारिक शिक्षा का पूर्ण कर ली हो तो वह अपने जीवन में उन्नत करने के लिए भी दूरस्थ शिक्षा से जुड़ सकता है। ठीक। व्यक्ति इस प्रकार निरक्षर हो अथवा निरसाक्षर शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु शिक्षा जब अपनी सीमित संसाधनों के कारण सर्वसुलभ नहीं हो पाती तो शिक्षा वैकल्पिक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। आधुनिक युग में दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से माध्यम से समझा जा सकता है, और निम्नलिखित बिंदु यहाँ पे नीचे मैं दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्या है? वह क्षेत्र जहाँ पर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाकर शिक्षा को पूर्ण तथा उपयोगी बना सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय संविधान तथा भारतीय सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा का माध्यम एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। और तीसरा पॉइंट जो है, अनेक ऐसे भी देश हैं जहां वैज्ञानिक तकनीकी तथा मानव संसाधन की अन्यता है तथा परंपरागत शिक्षा प्रणाली इस अन्यता को दूर करने में असमर्थ है। अतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अधिक विनियोग किए बिना शिक्षा का प्रसार हो सकता है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ज्ञान तथा अधिगम को विभिन्न उपायों तथा क्षेत्रों का प्रसार सुगमता के साथ किया जाता है। पांचवा पॉइंट जो है, दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त विद्यालयों की अन्य आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर छात्रों को दबाव को कम करना है। और छठवां पॉइंट, भारत के बीमारू राज्य कहे जाने वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं उत्तरांचल इत्यादि में शिक्षा की स्थिति अत्यंत निम्न स्तरीय है। इस कारण से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन राज्यों की स्थिति में सुधार आवश्यक ही लाया जा सकता है। और सातवां पॉइंट जो है, कक्षीय शिक्षा पर शिक्षा के आधुनिक स्वरूप में अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, अतः शिक्षा में अन्य व्यय हेतु दूरस्थ शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। और आठवां पॉइंट जो है, सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाता है जो कि रूढ़िवादी प्रणाली में शिक्षा का ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु वह शिक्षा का अवश्य ही ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक। अब आता है प्रारंभिक शिक्षा की समाज में भूमिका। इसकी भूमिका क्या है? निश्चित ही प्रारंभिक शिक्षा बालक के लिए सर्वांगीण विकास के मार्ग पर चलने में प्रथम पग माना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य साधनों से प्रदान की जाती है। जन सामान्य का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में अधिक उपलब्धि नहीं मिलती है तो व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा के अभाव में पशु तुल्य होता है। ठीक।
पशु के समान होता है। इस प्रकार से प्रत्येक माता पिता का यह प्रयत्न होता है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से बालक में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आधार तैयार किया जाता है। सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं मानवीय गुणों के विकास का बीजारोपण प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका को निम्नलिखित पॉइंट में जानेंगे। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? निश्चय ही यह स्पष्ट है कि शिक्षा सांस्कृतिक को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रारंभ से ही छात्रों का संस्कृति संबंधी ज्ञान प्रदान करने में प्रारंभिक शिक्षा का योग रहता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट जो है, विद्यार्थियों में प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा व्यावहारिकता तथा उचित जीवन शैली का विकास होता है, जिससे वे समाज के कुशल सदस्य के रूप में विकसित होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है, विद्यार्थियों में प्रारंभिक शिक्षा सामाजिक गुणों के विकास की नींव रखती है, जिससे वह सामाजिक व्यवस्था के संचालन में अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। और चौथा पॉइंट जो है, विद्यार्थियों में प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है, जिससे छात्र उसे अपने जीवन में स्थान प्रदान करें। और पांचवा पॉइंट जो आप लोगों का है, विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही शिक्षा द्वारा सर्वधर्म समभाव की भावना का विकास किया जाता है, जिससे कि छात्र धार्मिक रूढ़ियों से दूर रहें। ठीक, तथा धार्मिक श्रेष्ठ तथ्यों को स्वीकार कर सके। और लास्ट या छठवां जो पॉइंट आप लोगों का है, लास्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा समाज की स्वस्थ परंपराओं के प्रति सकारात्मक का विकास छात्रों में किया जाता है, जिससे कि वह सत्य एवं असत्य में भेद कर सके। ठीक, ये है आप लोगों की। ठीक, तो फिर मिलेंगे। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। आप लोग इसे दोबारा देख लीजिए या फिर आप लोग अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग नोट कर किए रहेंगे तो आप लोग जब चाहेंगे तब आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, शिक्षा से क्या समझते हैं आप? शिक्षा से क्या समझते हैं? और क्वेश्चन बनते हैं, दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये पूछा भी जाता है। इस शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों का पूछा जाता है, जो 2 नंबर का होता है। ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो आप लोगों का नंबर कैसे आएगा। ठीक, और पूछा जाता है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? ये सब मैं बता दिया हूँ। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या क्या है, अभी मैं ऊपर आप लोगों को दिखाया हूँ। ठीक, शिक्षा के वास्तविक अर्थ से क्या अभिप्राय है? और क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा के गुणों को लिखिए। ये सब आप लोगों के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक, आप लोग पूरे क्लास को देख लीजिए। क्लास 1 और क्लास 2 आप लोगों के लिए पढ़ गया और एक क्लास 3 रहा। ठीक, आप लोगों का जो चैप्टर 1 है एक कंप्लीट हो गया।